हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं रेडिएशन प्रेशर। फ्रेंड्स, ये रेडिएशन प्रेशर वाला टॉपिक है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात, ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने जितने टॉपिक किए थे ना, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो गया, तो ये सब आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना हुआ है। लेकिन आज का टॉपिक आपको बिल्कुल ही नया लगेगा और बहुत से बच्चे लोग को ये टॉपिक के अंदर डाउट रहता है, कुछ डाउट रह जाते हैं। लेकिन आज का टॉपिक अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लोगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इसके रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा रेडिएशन प्रेशर के ऊपर तो आप उसको 100% सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन साथ उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड्स, रेडिएशन प्रेशर वाला जो टॉपिक है उसको समझने से पहले हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय ए लाइट सोर्स पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक लाइट सोर्स कंसिडर करते हैं। मान लो मेरे पास एक लाइट सोर्स है, एक बल्ब ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हर डायरेक्शन में इस तरह से लाइट एमिट कर रहा है। ओके, हर डायरेक्शन में इस तरह से लाइट एमिट कर रहा है। ओके, अब मान लो इसका हमको पावर गिवन है, मान लो इसका जो लाइट का वेवलेंथ है उसको हमको गिवन है और लाइट का हमको जो है पावर गिवन है। ठीक है, पी क्या है हमारे पास, पावर है, और यहाँ पे जो लैम्बडा है वो क्या है, वेवलेंथ है। क्लियर है, हम मान लेते हैं लाइट का पावर और वेवलेंथ हमको गिवन है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय लाइट सोर्स, emitted by light source per second। ठीक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या आया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय लाइट सोर्स पर सेकंड, हमको ये निकालना है। देखो, इसको समझते हैं। अब हमको गिवन पावर दिया है, मतलब मान लो इसका पावर जो 100 वाट है। ठीक है, हमको इस तरह से 100 वाट दिया है। तो 100 वाट का मतलब क्या होता है, 100 वाट का मतलब ये है कि ये हर सेकंड, देखो वाट मतलब क्या होता है, पावर मतलब क्या होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो 100 वाट का मतलब क्या होगा कि 100 जूल ऑफ एनर्जी वो पर सेकंड निकाल रहे हैं। मतलब क्या बोला, पावर का मतलब क्या होता है कि 100 जूल ऑफ एनर्जी, देखो 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड वो निकाल रहा है। ठीक है, मतलब टाइम इक्वल टू 1 सेकंड ले लूँ ना तो पावर इक्वल टू एनर्जी हो जाता है। अगर 1 सेकंड में एनालिसिस करें तो पावर जो है एनर्जी की बात होता है। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी वो लिबरेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं पावर। क्लियर है, अब हमको निकालना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय ए लाइट सोर्स पर सेकंड, या बोल दो तो पर यूनिट टाइम बोल दो, पर यूनिट टाइम। हमको ये फंडा निकालना है। उसके लिए देखो कैसे समझेंगे। अब मान लो इसके अंदर से 100 वाट का पावर निकल रहा है। ठीक है, 100 वाट का हमने इसको पावर दिया है। क्लियर है, और हम मान रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी 100% है। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो उसको कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे कि जो 100 वाट का पावर है, देखो ध्यान से, जो 100 वाट का पावर है, अब हमको वेवलेंथ दिया है, हमको पता है कि एनर्जी ऑफ वेवलेंथ ई इक्वल टू होता है HCA बाई लैम्बडा। एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होता है, HC अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अगर हमको वेवलेंथ दिया हो तो। ठीक है, लेकिन ये एनर्जी किसका होता है, ये एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन होता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ठीक है, अब ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो लाइट सोर्स है इसके अंदर से n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। लाइट सोर्स है, इसके अंदर से n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहे हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ फोटॉन, जिसको मैं इक्वल टू n मान लेता हूं, और ये हमको निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इसके अंदर से n निकल रहे हैं। तो मैं बोलूंगा क्या कि जो 100 वाट का पावर है ये n नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से आ रहा होगा, और हर फोटॉन की एनर्जी क्या है, HC अपॉन लैम्बडा। तो अगर मैं 1 सेकंड की एनालिसिस करूं, अगर मैं 1 सेकंड की एनालिसिस करूं तो जो हमारा टोटल पावर है वो n नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से आ रहा है, और हर फोटॉन की एनर्जी है E। ये बात समझ में आया कि नहीं आपको, ये बात समझ में आया कि नहीं। आप खुद देखो, यहाँ पे अगर पावर को मैं 1 सेकंड एनालिसिस करूँ, टाइम इक्वल टू 1 रख दूँ तो पावर इक्वल टू क्या हो जाता है, एनर्जी। तो मतलब जो पावर हमने टोटल दिया वो टोटल n नंबर ऑफ फोटॉन से आ रहा होगा ना भाई। हर फोटॉन की एनर्जी HC बाय लैम्बडा है, हर फोटॉन की एनर्जी कितनी है, HC बाय लैम्बडा। तो ऐसे जितने नंबर ऑफ फोटॉन सबको एनर्जी मिला दूँ तो जो टोटल एनर्जी निकल के आ रही है वही तो अपना टोटल पावर है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और ये सब एनर्जी मिलकर बन रहा है अपने को जो टोटल पावर दिया है वो। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसके ऊपर से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ठीक है, देखो ये P क्या है, P है टोटल पावर और ये क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन।
जैसे एग्जांपल दूं आपको, मान लो यहाँ पे जो पावर है वो 100 जूल पर सेकंड दिया है, ठीक है, पावर जो है 100 जूल पर सेकंड दिया है, और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एग्जांपल देता हूँ, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना दिया है 10 जूल, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कितना दिया है 10 जूल। तो आप खुद बताओ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, कि इसको आप पावर से डिवाइड कर दो, देखो 100 जूल पर सेकेंड अपॉन एनर्जी कितना है 10 जूल, तो यहाँ से जूल कैंसिल, 10 10 से 100, तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 10 पर सेकंड आ रहा है, मतलब क्या है कि 10 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इसके अंदर से निकल रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जांपल लेके देखा तो इसमें क्या आ रहा है, 10 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये पर सेकंड वाला फिनोमेना आप ध्यान रखना। तो हम यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, उसके अंदर से हम जो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हमको निकालना हो तो पावर डिवाइड बाय एनर्जी कर सकते हैं, टोटल पावर और डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो हमने निकाल दिया ना कि एक सेकंड में टोटल कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे इसके अंदर से 10। इस तरह से मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि N इक्वल टू पी अपॉन एनर्जी होता है। और एक कॉन्सेप्ट हमको बताना चाहिए, ध्यान देखना, कि अगर बाई चांस इंटेंसिटी गिवन हो क्वेश्चन में, इफ इंटेंसिटी इज गिवन, यहां पे लिख दो इफ इंटेंसिटी इज गिवन, तब कैसे हम डील करेंगे। चलो पावर दिया तो हम डील, इंटेंसिटी तो हमको पता है, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया लिख सकता हूं मैं, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो पावर उसकी जगह पर मैं आई इंटू ए लिख सकता हूँ ना, पावर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, आई इंटू ए, क्लियर है, आई इंटू ए, ओके। तो पावर की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर अपॉन एरिया, तो पावर की जगह पर आई इंटू ए। तो इंटेंसिटी गिवन हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला आ जाता है आई ए अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। अगर लिखे देखो आई ए बाई ई लिख देता हूं, और इसकी जगह पे आ जाएगा, अगर लैम्बडा हमको वेवलेंथ दिया हो, देखो हमको क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया है ना, तो एच सी अपॉन लैम्बडा हो जाएगा, आई ए अपॉन एच सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है, आई ए अपॉन एच सी अपॉन लैम्बडा। देखो ये फॉर्मूला हमारा आया है, ठीक है, अगर इंटेंसिटी हमको दिया हो। सो आई ए देखो एनर्जी, देखो आई ए क्या हो गया, पावर हो गया अपॉन एच सी अपॉन लैम्बडा, ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पावर है अगर इसको 1 सेकंड के एनालिसिस करूँ ना तो ये एनर्जी के बराबर हो जाता है। अगर ये पावर को 1 सेकंड के एनालिसिस करूँ तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 100% एफिशिएंसी है, ठीक है, कंसिडरिंग 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी मतलब जितना भी हम पावर दे रहे हैं सब पावर जो है मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे 100% एफिशिएंसी मान के चल रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि एफिशिएंसी दिया रहता है, तो वो सब प्रॉब्लम भी हम डील कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमको रेडिएशन प्रेशर समझने में मदद करेगा, इसलिए हम इसको पहले सीख रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको H जो प्लैंक्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू हमको दी है 6 × 10⁻³ जूल सेकेंड, हमारी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। लैम्बडा की वैल्यू आपको दी है 540 नैनोमीटर, क्लियर है, और पावर आपको दे दिया है 100 वाट, पावर आपको क्या दिया है 100 वाट, ओके। तो आपको निकालना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है आपको, ओके। यहाँ पे एफिशिएंसी वगैरह नहीं दिया है तो आपको 100% एफिशिएंसी मान के चलना है। तो n इक्वल टू क्या करेंगे हम, n इक्वल टू करेंगे पावर अपॉन एनर्जी, और एनर्जी की जगह पर हम लिखेंगे एच सी अपॉन लैम्बडा। तो पी लैम्बडा अपॉन एच सी अपना फॉर्मूला है। पावर कितना है 100 वाट, लैम्बडा कितना है 540 नैनोमीटर, तो 540 × 10⁻⁹ अपॉन h कितना है 6 × 10⁻34, और स्पीड ऑफ लाइट देखो c, हम डेफिनेटली फोटॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फोटॉन्स की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो 3 × 10⁸, बिकॉज फोटॉन जो है पार्टिकल ऑफ लाइट होते हैं। तो यहाँ सॉल्व करोगे 6 3 18, तो इससे जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 18 3 से 54, तो 30 ये आ रहा है 3000 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻² कितना हो जाएगा -17, देखो 10⁻² हो जाएगा -9 -8 + 34, है ना, हमने ये कर दिया है। और 10⁻⁹ -9 -8 + 34, तो -17 तो 10⁻17 आ रहा है।
तो 3000 इंटू 10⁻17 आ रहा है, मतलब का 3 इंटू 10⁻20 जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर हमको एफिशिएंसी दिया होता, तो सेम क्वेश्चन के अंदर अगर हमको दिया होता एफिशिएंसी, ऐसे दिया होता कि एफिशिएंसी इस जो है कुछ दे देता हूँ रैंडमली 20%, मतलब क्या है कि हम जो टोटल पावर 100 वॉट दे रहे हैं ना, उसमें सारा यूटिलाइज नहीं हो रहा है एनर्जी बनने में, कुछ लॉस भी हो जा रहा है। तो एफिशिएंसी 20% दी है ना, तो आपको पावर का जो है 20%, पावर का 20% निकाल लेना पड़ेगा। तो 100 इंटू 20/100 करेंगे तो टोटल 100 वॉट दिया था, तो यहाँ से 100 कैंसिल, तो पावर जो अपना आ जाएगा 20 वॉट। यही अपना काम का पावर है, यही अपना क्या हो जाएगा, काम का पावर। बाकी तो नुकसान हो गया ना, तो जो भी आपका पावर है उसको परसेंटेज निकालो, जितना परसेंटेज दिया हो तो आपको जो है 20। तो यहाँ पे जो 100 है उसकी जगह पे आप 20 रखते हैं, 100 है उसकी जगह पे आप 20 रखते हैं। ध्यान देना कि हमारा जो आंसर आया वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड आया है। नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है, पर यूनिट सेकंड। तो आपको सारे वेरिएशन बता देता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया होता आपको, तो मान लो क्वेश्चन के अंदर पूछा होता कि ऐसा, चलो ये एफिशिएंसी, ये समझ पड़ गया ना कि भाई अगर एफिशिएंसी दिया हो किस तरह से डील करना है, पावर का उतना परसेंट निकाल लो और ये वैल्यू यहाँ पे रख देना, उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 की जगह पे क्या आ जाता है, 100 की जगह पे आ जाता है 20, है ना, 100 की जगह पे क्या आ जाता है 20। उसके बाद आप जो है डील करते हैं उसी हिसाब से आपका आंसर आता है। ओके, तो उसको आप अलग से कर लो। अब देखो, मान लो कि इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, इसको रफ कर देता हूँ मैं। ओके, अब मान लो, चलो इसी क्वेश्चन के अंदर हमको टाइम दिया होता, क्योंकि ये क्या है, ये हम क्या निकाला है हमने, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, पर यूनिट टाइम बोल दो या पर सेकेंड बोल दो। तो लेकिन ये तो 1 सेकेंड की बात है। हमको मान लो क्वेश्चन के अंदर पूछा होता कि 3 सेकेंड के अंदर कितने फोटॉन निकलते हैं। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 3 सेकेंड, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 3 सेकेंड। तो आपको तो आंसर, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है 1 सेकेंड का है। तो 1 सेकेंड में इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो 3 सेकेंड में कितने निकलेंगे, तो 3 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 3 सेकेंड, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻20 इंटू 3। क्लियर है। तो आपका जो आंसर है इसको जितने टाइम पूछा उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो आंसर है ये पर यूनिट टाइम का है। ठीक है, मतलब यूनिट टाइम का आंसर है। तो जितना टाइम पूछा होगा उतने टाइम से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको जो है टाइम के हिसाब से भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो इतने वेरिएशन इसके अंदर पॉसिबल होते हैं, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछ सकते। तो ये तो कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर इंटेंसिटी दिया हो, देखो ध्यान से, अभी आपको इतने में से क्या याद रखना है, ये तो आप याद रखोगे ही कि पावर अपॉन एनर्जी। लेकिन अगर इंटेंसिटी दिया हो तो हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकेंड क्या आता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। हमारे पास क्या आंसर आता है कि IA, देखो IA क्या हो जाएगा, टोटल पावर अपॉन HC अपॉन लैम्बडा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर इंटेंसिटी दिया हो, ये हम जो है रेडिएशन प्रेशर के अंदर यूज़ करेंगे। और अगर पावर दिया हो तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी। ओके, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रेडिएशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है। रेडिएशन प्रेशर का कॉन्सेप्ट उसको हम समझते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। क्लियर है, लाइट के फोटॉन्स होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ मास होता है, या बोलो कुछ ना कुछ एनर्जी। मूविंग फोटॉन के पास मास भी होता है। तो भाई किसी सरफेस पर अगर वो टकराते हैं ना, किसी सरफेस पर टकराते हैं, उस सरफेस के ऊपर फोर्स लगता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे सरफेस है, तो यहाँ से अगर रेडिएशन फॉल कर रहा है ना, यहाँ पे अगर रेडिएशन गिर रहा है इस तरह से, तो ये सरफेस देखो, अगर अभी हमारे बॉडी के ऊपर लाइट गिर रहा है, हमको उसका फोर्स महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स जो है बहुत छोटा होता है। क्योंकि जनरली हमारा जो आंसर आता है बहुत छोटा आता है। ठीक है, मास वगैरह ये जो है मतलब हम मतलब एनर्जी वगैरह निकालते हैं तो बहुत ही छोटी वैल्यू आती है, इसलिए हमको जो है उसका फोर्स नहीं होता। लेकिन आप कोई पतला सा थिन एक लेयर ले लो, ठीक है, मतलब नैनोमीटर के ऑर्डर में, और उसके ऊपर लाइट की इंटेंसिटी अगर गिराओ तो वहाँ पे उसका जो है प्रेशर फील होगा। तो सिंपली जो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू फोटॉन्स। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू मूविंग फोटॉन, ऐसा समझ लो रेडिएशन प्रेशर कि व्हेन लाइट सरफेस फॉल ऑन द सरफेस, है ना, when light of energy something fall on the surface, it exert force on the surface, और वो फोर्स को, ठीक है, हम जो है रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जो सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा हो पर यूनिट, मतलब कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट एरिया में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर। सिंपली इतना ही कॉन्सेप्ट है उसका कि भाई लाइट के सोर्स की वजह से किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेशर लगता है और उसी प्रेशर को हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। उसको हमको निकालना है लेकिन लाइट के लिए, तो उसको हम समझेंगे अभी। तो पहले यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख दो रेडिएशन प्रेशर का।
when light ray falls on the surface, considering light is a particle, it exerts force on the surface, which is termed as रेडिएशन प्रेशर। क्लियर है? तो नाम से घबराना नहीं है। हाँ, ये टॉपिक आपने पहले कभी सुना नहीं है तो आपको ध्यान से देखना है, लेकिन नाम से बिल्कुल घबराना नहीं, टॉपिक एकदम सिंपल है। ओके, अगर आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखोगे तो आपको कोई भी टॉपिक में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, चलिए ये बात क्लियर है। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? किसी सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा हो, हमको नॉर्मली लाइफ में महसूस नहीं होता। अगर हाथ के ऊपर देखो लाइट गिर रही है तो हमको महसूस नहीं होगा उसका प्रेशर, क्योंकि बहुत ही स्मॉल वैल्यू आती है। लेकिन किसी पतले थिन में अगर हम उसको प्रेशर डालें तो फील होता है, और उसी प्रेशर को हमको निकालना है। क्लियर है? उसी प्रेशर को हमको निकालना है। तो कैसे देखो, उसके लिए हमको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि भाई लाइट रे किसी सर्फेस पर अगर बढ़ती है, देखो मान लो मेरे पास सर्फेस है और यहाँ पर लाइट रे अगर सर्फेस के ऊपर बढ़ रही है तो यहाँ पे दो फिनोमिना पॉसिबल है। देखो ऐसे तो तीन फिनोमिना पॉसिबल है कि लाइट रे किसी सरफेस से मतलब गिरती है तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये क्या है? अपना रिफ्लेक्टेड लाइट है। और ये क्या है? अपना एब्जॉर्ब लाइट है। देखो एक्चुअली तो तीन फिनोमिना होते हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन वाला फिनोमिना है वो नहीं होता है। देखो एक्चुअली में लाइट की सरफेस पे गिरता है ना, तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन तीनों होता है, लेकिन हम ट्रांसमिशन मान के नहीं चल रहे हैं। जहाँ मान रहे हैं कि दो ही फिनोमिना हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। वैसे ट्रांसमिट वाला बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको मानते नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड प्लस एब्जॉर्ब लाइट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने यहाँ पे मतलब एनर्जी निकल रही है, जैसे यहाँ पे जितनी एनर्जी फॉल कर रही है, कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ चले गए, कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ गिर गए। क्लियर है? कुछ नंबर ऑफ फोटॉन यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे इसका कोफिशिएंट दिया होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट होता है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है ना, उसको हम ए से नाम देते हैं। ए क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। आपने इसको पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर। और आर क्या होता है? आर होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। आर क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पर जो तो टोटल एनर्जी गिर रही है, देखो टोटल एनर्जी गिर रही है, कुछ एनर्जी यहाँ चली जाएगी, कुछ एनर्जी ऑब्जर्व हो जाएगी, कुछ एनर्जी मतलब जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन ये दोनों एनर्जी का अगर एडिशन करूँगा, तो हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, कि टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ए जो होता है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, आर जो होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या होता है? ए प्लस आर इक्वल टू 1 होता है हमेशा। ए प्लस आर इक्वल टू 1 हो रहा है। मतलब मान लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे कोई लाइट गिराई, ठीक है, तो अगर 40% एब्जॉर्ब हो रहा है, देखो अगर लाइट 40% एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो डेफिनेटली जो है लाइट 60% रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम 100% एनर्जी गिरा रहे हैं यहाँ से, तो 40% लाइट एब्जॉर्ब हो रहा होगा, 60% एनर्जी जो है रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। क्लियर? दोनों का टोटल अगर करें तो 60/100 प्लस 40/100 परसेंटेज में है तो इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, तो ए प्लस आर इक्वल टू 1 होता है। आपने इसको पढ़ा भी होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं हम। ये अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होते क्या हैं? ये दिखा रहे हैं मतलब लाइट कितना रिफ्लेक्टिव है, मतलब कि सरफेस कितना रिफ्लेक्टिव है, कितना एब्जॉर्प्टिव है। तो हर अलग अलग सरफेस का अलग अलग अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है। ओके, इसकी वैल्यू, लेकिन इन दोनों का एडिशन करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलो टोटल एनर्जी गिरा तो एनर्जी इंसिडेंट, देखो यहाँ पे अगर हम निकालें ए की वैल्यू क्या होती है, इसका रेशियो होता है कि एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन ए, नहीं सॉरी आर की बता रहा हूँ, आर की वैल्यू, एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। क्लियर है? एनर्जी इंसिडेंट। और अगर ए की बात करें तो क्या हो जाएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ए क्या है? अब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट, तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है,
जैसे मान के चलो यहाँ से 100 जूल की एनर्जी गिर रही है, 40 जूल की एनर्जी यहाँ पे, 60 यहाँ पे, तो दोनों को टोटल हमेशा करोगे देखो A + R = हमेशा 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी इंसिडेंट है वो सम हो जाएगा एनर्जी ऑब्जर्व्ड प्लस एनर्जी जो है रिफ्लेक्टेड का। इतनी बात क्लियर है आपको। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो ये बात हमको क्लियर हो गया कि एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट और रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट क्या होता है। ऐसा हमको छोटी छोटी बात समझ के चलना है और आगे हम जो है सबको जो है एक साथ मिलाएंगे। ओके चलो, अब देखो हमको छोटी छोटी बातें पता होगी जो कि हम मतलब मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। देखो अब जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं पूरा मैथमेटिकल है, ठीक है, और पूरा मैकेनिक्स से डील करेगा, पूरा मैकेनिक्स से डील करेगा। हम क्या निकाल रहे हैं, देखो हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकालेंगे एवरेज फोर्स और रेडिएशन प्रेशर हमको निकालने का हमारा मेन टास्क है, ठीक है। तो हमको ये बात पता होगा कि यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, dp/dt होती है। फोर्स क्या होता है, dp/dt, ठीक है। फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर इन टाइम, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स के लॉ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अगर चेंज इन मोमेंटम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख देते हैं F × dt। चेंज इन मोमेंटम लिखना चाहे तो हम क्या लिखते हैं, F × dt। लेकिन अगर एवरेज फोर्स की बात करें, देखो F × dt = चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, इस तरह लिख देता हूँ मैं, F × dt = आ रहा है चेंज इन मोमेंटम। लेकिन अगर एवरेज फोर्स की बात करें तो एवरेज फोर्स किस तरह से लिखते हैं हमको एवरेज फोर्स से ही काम है, तो F एवरेज × ΔT = चेंज इन मोमेंटम। F एवरेज × ΔT = चेंज इन मोमेंटम। ओके, F एवरेज ΔT। लेकिन अगर 1 सेकंड की बात करें, देखो ध्यान से, अगर हम 1 सेकंड, देखो F एवरेज है, अपना टाइम t है और ये चेंज इन मोमेंटम है, क्लियर है। लेकिन अगर 1 सेकंड की बात करें, देखो अगर टाइम = 1 रखूँ तो एवरेज जो मतलब फोर्स आ रहा है वो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। एवरेज जो फोर्स आ रहा है वो चेंज इन मोमेंटम है। तो यहाँ पे इफ 1 सेकंड एनालिसिस फॉर यूनिट टाइम, ठीक है, F एवरेज = देखो इसकी जगह पे 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, क्लियर है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। तो F एवरेज अगर लिखूँ तो ध्यान से क्या आ रहा है, वो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड आ रहा है, ये बात आप नोट करना। ये सारी हम मैकेनिक्स से ले रहे हैं, इसमें कोई नवाई की बात नहीं है। यहाँ पे देखो टाइम = 1 रखोगे तो F एवरेज कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, ठीक है, AVAGE। ओके, ये बात क्लियर है। अगर हम प्रेशर निकाले तो अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। देखो ध्यान से, F एवरेज, यहाँ पे F परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखूंगा अब कि F एवरेज अपॉन एरिया, क्योंकि एवरेज फोर्स से बात होगा। देखो एवरेज फोर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स गिन रहे हैं, तो सब फोटॉन का हम एवरेज फोर्स मान के चलेंगे, तो F एवरेज ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो F एवरेज होगा, F एवरेज देखो क्योंकि F परपेंडिकुलर ले रहे हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है कि मतलब किसी परपेंडिकुलर, मतलब कि हम परपेंडिकुलर लेते हैं ना, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्लियर है। तो क्या होता है कि F एवरेज अपॉन एरिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो F एवरेज हो ना, शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। F एवरेज शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, क्योंकि हम जो फोर्स लेते हैं वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, क्लियर है, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, एरिया का परपेंडिकुलर नहीं, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, F एवरेज शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे F एवरेज क्या है, F एवरेज है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड होना चाहिए, तो यहाँ पे जो डेल्टा P होना चाहिए इन 1 सेकेंड, बिकॉज F एवरेज परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो डेल्टा P भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सिंपली हमने कुछ नहीं किया है। जो F एवरेज होगा वो डेल्टा चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, मतलब हमको एवरेज फोर्स अगर निकालना हो तो चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड में निकाल लो, वही आपका हो जाएगा एवरेज फोर्स, क्लियर है, वही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो इसको रफ कर देता हूँ। ये बात समझ पड़ा कि नहीं आपको, हमने लिखा F एवरेज × dt = चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम टाइम = 1 रख दें तो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड आ जाएगा, क्लियर है। तो अगर हमको देखो एवरेज फोर्स निकालना हो जो कि परपेंडिकुलर सरफेस होना चाहिए, तो हम चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड निकाल लें, वही हो जाएगा अपना एवरेज फोर्स। तो देखो अब केस बाय केस हम डिस्कस करेंगे, इसको यहाँ से रफ कर दूँ। अब हम केस बाय केस डिस्कस करेंगे। अब सरफेस के ऊपर हम जो है फोर्स निकालेंगे और प्रेशर निकालेंगे। अच्छा, मोमेंटम तो फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है इसके अंदर फोटॉन्स के अंदर वो h/λ होता है।
मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई लेमड़ा, और ये क्या होता है, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। क्लियर है। तो देखो ध्यान से, अब हम केस बाय केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस मान के चल रहा हूं, इसको ऊपर से हटा देता हूं मैं। अब इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से समझना आप लोग कि P इक्वल टू क्या आ गया अपना, h अपॉन लेमड़ा, और ये क्या होता है कि मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। क्लियर है। देखो ध्यान से, अब हम केस बाय केस डिस्कस करेंगे। केस वन होता है हमारा गिवन a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब हमको जो है, मतलब पूरा जो लाइट है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। लाइट इज टोटली अब्जॉर्ब्ड, लाइट इज टोटली एब्जॉर्ब्ड, यही तो हो रहा है। a इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू 0 है, मतलब कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मतलब कोई सरफेस है, अगर यहाँ पे अभी परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ, ठीक है, ये सरफेस है, मतलब यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है इस तरह से, तो जो भी लाइट फॉल कर रही है वो टोटली ऑब्जर्व हो रही है। जो भी लाइट फॉल कर रही है क्या हो रही है, टोटली ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे क्या है कि a इक्वल टू 1 है। क्लियर है। अब मान के चलता हूँ कि लाइट का हमको इंटेंसिटी गिवन है I, और इसका वेवलेंथ हमको गिवन है लेमड़ा। इंटेंसिटी गिवन है, लाइट की इंटेंसिटी I है, और इसका वेवलेंथ हमको गिवन है। क्लियर है। और a इक्वल टू 1 दिया है। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज फोर्स और रेडिएशन प्रेशर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, जो एफ एवरेज होगा अपना, एफ एवरेज वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। और हमको पता है मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है h अपॉन लेमड़ा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन लेमड़ा, लेकिन वो एक फोटोन का होता है। अब यहाँ पे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिन रहे होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि एफ एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इनटू चेंज इन मोमेंटम। ये बात समझ पड़ा कि नहीं आपको, ये समझ पड़ा कि नहीं। हमने जो एन की वैल्यू निकाली है पहले से, एन की वैल्यू क्या आती है, अगर इंटेंसिटी गिवन हमको, हमने पिछले देखा अभी, वो क्या आती है, IA अपॉन HC अपॉन लेमड़ा, IA अपॉन HC अपॉन लेमड़ा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू, ये एन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड पर सेकेंड। क्लियर है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एफ एवरेज आ रहा है वो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड आ रहा है, लेकिन 1 सेकंड का तो कितने फोटॉन्स, ये तो एक फोटॉन का मोमेंटम है ना, वो तो मोमेंटम एक फोटॉन का है। मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड के अंदर मान लो देखो n फोटॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड के अंदर मान लो n फोटॉन्स आ रहे हैं, वो सब फोटॉन का चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो वही हो जाएगा अपना एवरेज फोर्स। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखोगे इसके अंदर की इनिशियल मोमेंटम कितना है। देखो लाइट इस तरह से गिर रहा है तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा h अपॉन लेमड़ा, नीचे की तरफ है ना, मोमेंटम का डायरेक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा। इनिशियल मोमेंटम कितना, h अपॉन लेमड़ा। फाइनली पूरा रे जो है ऑब्जर्व हो रहा है, तो फाइनल का जो मोमेंटम आएगा वो 0 आएगा। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, 0, क्योंकि रेस तो ऑब्जर्व हो गया ना, रिफ्लेक्ट वगैरह तो हो नहीं रहा है, तो फाइनल मोमेंटम आएगा 0। लेकिन चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे जो कि होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी h अपॉन लेमड़ा ऊपर की तरफ, है ना। चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, देखो फोर्स ऐसे गिरा, ऑब्जर्व हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस के ऊपर फोर्स कहाँ लगा होगा, नीचे की तरफ। भाई सोचो आप कि लाइट ऊपर से गिर रही है तो फोर्स कहाँ लगाएगा, वो नीचे की तरफ लगाएगा, है ना। फोर्स कहाँ लगा होगा, नीचे की तरफ। तो जो एफ एवरेज आएगा, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लाइट तो ऐसे गिर रही है ना, तो फोर्स तो ये सरफेस पे नीचे की तरफ लगेगा ना, और ये जो मोमेंटम का जो है मतलब h अपॉन लेमड़ा ऊपर की तरफ, क्योंकि फाइनली 0 हो गया तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ध्यान से देखोगे कि 0 माइनस ऐसा आएगा ना, 0 माइनस h अपॉन लेमड़ा, तो माइनस आ रहा है, मतलब डायरेक्शन बदल गया है, ओके, तो ऊपर की तरफ आ रहा है। क्लियर है ना। तो h अपॉन लेमड़ा ऊपर की तरफ, लेकिन जो एवरेज आएगा उसका जो मोमेंटम आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो बस अब एफ एवरेज की वैल्यू लिखते हैं। एफ एवरेज क्या आ जाएगा, n क्या है, IA अपॉन HC अपॉन लेमड़ा, ठीक है। n क्या है, IA अपॉन HC बाई लेमड़ा इंटू चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम है h अपॉन लेमड़ा। चेंज इन मोमेंटम कितना है, h अपॉन लेमड़ा। तो यहाँ से h से h कैंसिल, लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल, तो एफ एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया जो कि हो जाएगा IA बाई C। एफ एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल के आया, IA बाई C। एफ एवरेज का फॉर्मूला क्या निकल के आया, IA बाई C। अच्छा, इसके अंदर हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा एफ एवरेज जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए अपॉन एरिया।
अब ध्यान देखो कि यहाँ पे लाइट तो परपेंडिकुलर ही गिर रहा है सरफेस के, लाइट तो सरफेस के परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा लाइट इस तरह से गिर रहा है। तो यहाँ पे एवरेज का फोर्स कितना है, आई ए बाई सी, और सरफेस का एरिया कितना है, ए। तो यहाँ से ए कैंसिल, तो अपना जो प्रेशर आ गया उसका फॉर्मूला आ गया आई बाई सी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया, आई बाई सी। इस तरह से हमको निकालना होता है। ये हमारा पहला केस था जब a = 1 था, r = 0 था। अच्छा, इसी केस के अंदर अब हम लेते हैं यहाँ पे r = 1 और a = 0, ठीक है। r = 1 एंड a = 0, मतलब लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। ये बात तो समझ पड़ गया ना, पहला केस कि एफ एवरेज क्या है, आई ए बाई सी, और प्रेशर क्या है, आई बाई सी। ओके, प्रेशर क्या है, आई बाई सी, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। ओके, अब दूसरा केस हम लेते हैं, लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड मतलब लाइट ऐसा है वापस रिफ्लेक्ट भी कर गया, लाइट ऐसा है वापस रिफ्लेक्ट कर गया, लाइट ऐसा है वापस रिफ्लेक्ट कर गया। तो इनिशियल मोमेंटम देखो r = 1 है ना, मतलब लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। इनिशियल मोमेंटम तो अभी भी नीचे की तरफ है। फाइनल मोमेंटम क्या है, लाइट फाइनली कहाँ गया, ऊपर की तरफ। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा h/λ ऊपर की तरफ। लेकिन चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, देखो ध्यान से, डायरेक्शन बदल गया ना, तो h/λ माइनस ऑफ माइनस h/λ। डायरेक्शन भी ध्यान रख, देखो हम मोमेंटम निकालेंगे अगर डेल्टा पी, तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल, देखो डायरेक्शन अगर बदलूं, देखो हम पता होता है कि हम जब चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो दोनों को डायरेक्शन सेम मान के चलते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग है, वेक्टरली हमको उसका मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो अगर डायरेक्शन भी अगर चेंज करूँ तो माइनस h/λ हो जाएगा ना, इस तरह से माइनस h/λ ऊपर की तरफ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, h/λ नीचे की तरफ है तो माइनस h/λ ऊपर की तरफ होगा ना वो। तो h/λ माइनस ऑफ माइनस h/λ ऊपर की तरफ, तो हमारा फाइनल हो जाएगा ये 2h/λ ऊपर की तरफ। बात समझ पड़ रहा है मैंने क्या बोला, देखो h/λ है ऊपर की तरफ, अगर हम इसको h/λ को नीचे की तरफ था तो माइनस h/λ ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है, इसलिए अभी तो इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ मैं, आप समझ लेना उसको कि कैसे 2h/λ आया। तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम क्या है, 2h/λ। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, 2h/λ, ठीक है। लेकिन एफ एवरेज तो अभी भी नीचे की तरफ लगेगा ना, क्योंकि लाइट ऐसे गिर रही है, तो जो फोर्स लगेगा वो जो है सरफेस तो नीचे की तरफ लगाएगा। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि लाइट परपेंडिकुलर गिर रही है। बस चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो h/λ उसकी जगह पे आ जाएगा 2h/λ, यहाँ पे आ जाएगा 2ia/c, और यहाँ पे आ जाएगा 2i/c। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2i/c। मतलब सिंपली अगर रिफ्लेक्टेड हमको टोटली दिया है तो यहाँ पे जो है सिर्फ आगे 2 आ जाता है एक्स्ट्रा और। ओके, आगे 2 आ जाता है एक्स्ट्रा और, इसका डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ होगा। डायरेक्शन मेंटेन कर लो इस तरह से नीचे की तरफ। ओके, प्रेशर का डायरेक्शन नहीं लिखना होता है, बिकॉज प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो प्रेशर का डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं जो कि नीचे तरफ आएगा इस तरह से। क्लियर है, मोमेंटम का डायरेक्शन हम लिखते हैं, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन का जो खेल है, डायरेक्शन का गलत कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, जनरल केस ले लेते हैं हम। देखो अभी तक तो हम जो है a = 1 r = 0 ले रहे थे। जनरल केस लेता हूँ, मान लो r = r है, r = r है और a = a है। मतलब क्या है कि लाइट इज, यहाँ पे लिख दो, लाइट इज लिखो, लाइट इज पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, लाइट जो है पार्शली रिफ्लेक्ट हो गया और पार्शली एब्जॉर्ब्ड हो गया। क्लियर है, तो अब कैसे लिखेंगे, अब सिंपली देखो, फिर से हम क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, हमारे पास ये फॉर्मूला है एफ एवरेज = 2ia/c। अब इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर से हम करते हैं इसको। ओके, a = 1 नहीं है, ओके, ये सब कहानी तो सेम है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड कितना हो जाएगा, Ia/hc/λ, और मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन कितना, h/λ। क्लियर है, एफ एवरेज एफ परपेंडिकुलर अपॉन सरफेस होता है, फॉर्मूला तो सेम रहेंगे, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से इसको कैसे डील करेंगे हम, अगर देखो लाइट, देखो कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है और लाइट कुछ एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है और कुछ एब्जॉर्ब हुआ है, तो यहाँ पे हमको दोनों का फोर्स निकालना पड़ेगा, कितना रिफ्लेक्ट हुआ और कितना एब्जॉर्ब हुआ। तो यहाँ पे लिखता हूँ एफ एवरेज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन, एवरेज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन। मान के चल रहा हूँ जितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो r = r है। ठीक है, देखो इसका कोएफिशिएंट कितना दिया, r, तो एफ एवरेज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन कितना आ जाएगा, Ia/c क्या होता है, जो कि मतलब उसका फोर्स होता है, इनटू हो जाएगा r।
क्लियर है। देखो आर की वैल्यू 1 से कम है तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है पहले से कम आई है, ठीक है। देखो हमको पता है ए प्लस, देखो आर इक्वल टू यहाँ पे आर दिया है और ए प्लस आर इक्वल टू 1 दिया है, क्लियर है। यहाँ से आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ना, सॉरी यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 1 माइनस आर। ओके, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इक्वल टू 1 माइनस आर। तो फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटोन ये आया हमारे पास, और फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन कितना हो जाएगा, एफ एवरेज ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन, जो कि हो जाएगा 2IA/c इंटू 1 माइनस आर। देखो एक्चुअली यहाँ पे ए आना चाहिए था, लेकिन हम क्वेश्चन के अंदर मान के चल रहे हैं कि हमको आर की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे 1 माइनस आर लिख सकता हूँ ना, वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस आर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस आर। तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, अब टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, देखो अब्जॉर्ब फोटोन कितना है, रिफ्लेक्टेड फोटोन कितना है, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा एफ नेट। देखो इसका भी डायरेक्शन कहाँ था, नीचे की तरफ, इसका भी डायरेक्शन कहाँ था, नीचे की तरफ, तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। देखो डायरेक्शन लेके चलना पड़ेगा। देखो अब्जॉर्ब फोटोन भी नीचे की तरफ आ रहा था फोर्स, और रिफ्लेक्टेड फोटोन का भी फोर्स नीचे की तरफ आ रहा था, तो दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। वेक्टर में क्या होता है कि अगर डायरेक्शन सेम होता है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना, तो दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो कि IA/c इंटू आर प्लस 2IA/c इंटू 1 माइनस आर। तो सॉल्व कर लो इसको, IA/c कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, r प्लस 2 माइनस 2r, यही तो बच रहा है, r प्लस 2 माइनस 2r। IA/c कॉमन निकाले 2 माइनस 2r, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये हो जाएगा, देख ध्यान से देखो, ये IA/c इंटू आर आया है, ये 2IA/c इंटू 1 माइनस आर आया, क्लियर है ना। 1 माइनस आर, ये a इक्वल टू 1 माइनस आर, या तो ऐसे लिख दो, चलो इसको a लिखेंगे तो a प्लस आर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो r माइनस 2 आ रहा है ना, 1, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हम, रिफ्लेक्टेड कितना आएगा, रिफ्लेक्टेड आएगा, अच्छा आर हमको दिया है, अच्छा यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। ये हो जाएगा अपना देखो अब्जॉर्ब्ड है ना, तो अब्जॉर्ब की जगह पे ए आता है ना, यहाँ पे ए आएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस आर, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस आर, और यहाँ पे अपना आ जाएगा आर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपना आर। ये साथ बड़ा क्या किया, यहाँ पे मिस्टेक ये हुई थी कि एब्जॉर्ब फोटोन है, एब्जॉर्ब की जगह पे एब्जॉर्बिव कोफिशिएंट आएगा ए, उसकी जगह पे क्या आ गया 1 माइनस आर, और यहाँ पे आर की जगह पे आर ही रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि F1 कितना हो जाएगा, IA/c इंटू हो जाएगा 1 माइनस आर, इंटू हो जाएगा 1 माइनस आर, प्लस F2 कितना हो जाएगा 2IA/c इंटू आर। क्लियर है, हमने मिस्टेक क्या किया वो तो समझ पड़ गया ना, कि यहाँ पे अब्जॉर्ब की जगह पे अब्जॉर्बिव कोफिशिएंट आएगा और रिफ्लेक्टिव जगह पे रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट आएगा। ओके, यहाँ पे ए आएगा, उसकी जगह पे हमने 1 माइनस आर रखा है सिंपली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, IA/c कॉमन है, 1 माइनस आर प्लस 2r आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि IA/c इंटू 1 प्लस आर। देखिए हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला। देखो अगर हमको ये फॉर्मूला पता हम कोई भी निकाल सकते हैं। देखो अगर हमको r की वैल्यू पता हो, जैसे कि अगर r इक्वल टू 1 है तो 2IA/c आ जाएगा, r इक्वल टू 0 है तो IA/c आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूले से हम कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसके ऊपर से हम प्रेशर निकालना चाहें, प्रेशर एवरेज कितना आ जाएगा, F परपेंडिकुलर, जो कि अभी भी इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है, तो हो जाएगा देखो क्या आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, I/c इंटू 1 प्लस आर, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है, इस अपॉन एरिया करेंगे तो एरिया चला जाएगा, तो हमारा पास ये एवरेज प्रेशर आ गया। ओके, चारों केस क्लियर है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया, जिसके ऊपर से हम ऐसा कोई भी निकाल सकते हैं। तो अब्जॉर्बिव कोफिशिएंट दिया हो, रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट दिया हो, हम सारे निकाल सकते हैं इसके बेस पे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा ऑब्लिक वाला लेते हैं, मतलब कोई एंगल पर दिया हो तो कैसे हम डील करेंगे उसको, ठीक है। तो वो वाला कहानी भी हम ले लेते हैं। ओके, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब हम लिखते हैं रेडिएशन प्रेशर ड्यू टू ऑब्लिक इंसिडेंस।
ऑब्लिक इंसिडेंस, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पर दिया हो ना तो किस तरह से हम रेडिएशन प्रेशर निकालेंगे। देखो ये उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, इसको ध्यान समझना, इसको जो है बहुत ध्यान समझना। इसके अंदर भी हम पहला केस लेते हैं, केस वन व्हेन लाइट इज टोटली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, लाइट इज टोटली एब्जॉर्ब्ड। मतलब क्या है कि a इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू है 0। अब कोई सरफेस है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सरफेस है, यहाँ से इस तरह से लाइट गिर रही है, ठीक है, और लाइट जो है इस तरह से इससे थीटा एंगल पर है। लाइट कितना एंगल है? थीटा एंगल पर है। क्लियर है? हमको गिवन क्या है? देखो गिवन हमको इस सरफेस का एरिया दिया है, हमको इस सरफेस का एरिया दिया है a। क्लियर है? यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी I है और वेवलेंथ लैम्बडा है, ठीक है। गिवन क्या क्या हमको दिया है? गिवन है a जो कि है एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ मतलब इंसिडेंस विद द नॉर्मल, ठीक है। थीटा इज ऐसे एक दो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, और हमको आई दिया है और हमको वेवलेंथ दिया है, ठीक है। ये सारी टर्म हमको दिया है, ओके। अब इसमें हमको ध्यान से बात, सबसे पहली बात हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो एरिया था, ध्यान से बोलो, ये एरिया किसका था? हमारे पास जो एरिया लिखते थे वो एरिया किसका था? हम मान लो यहाँ पर इस तरह से अगर हमारे पास रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, तो वो जो ए एरिया है ना वो लाइट के सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया होता है, ठीक है। ये हमारा ए एरिया है, यहाँ पे हम ये जो ए लिखते हैं ये हमारा ए एरिया होता है। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर लाइट तो इस तरह से गिर रही है, तो ये एरिया कैसा होगा? ये एरिया तो कुछ इस तरह से होगा, लाइट के परपेंडिकुलर। ये वाला एरिया होना चाहिए ना, जो कि इसको नाम से दे देता हूँ। अगर इसको बोल दूँ a डैश है, इसको बोल दूँ a डैश, तो यहाँ पे ध्यान से मेरे को i इंटू a डैश लिखना चाहिए। अब इस बार क्या लिखना चाहिए मुझको? i इंटू a डैश। मतलब अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बस सिंपली आप सोचो कौन सा एरिया लेते हो। यहाँ पे जो इंटेंसिटी किसकी है? इंटेंसिटी किसकी है? बीम ऑफ लाइट की। इंटेंसिटी किसकी है? बीम ऑफ लाइट की। तो इस बार हम सरफेस का एरिया ए ना लेके ए डैश लेंगे, जो कि इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट की क्या है? परपेंडिकुलर है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो यहाँ पे अब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा n, उसकी वैल्यू आ जाएगी i इंटू ए डैश अपॉन एच सी अपॉन लैम्बडा। ये ए डैश क्यों है समझ पड़ा? क्योंकि हम जो एरिया लेते हैं मतलब कि बीम के परपेंडिकुलर सरफेस के लेते हैं। बस समझो कि बीम ऐसे जा रही है, आप कौन सा एरिया लेते हो? आप ऐसे एरिया लेते हो ना, ऐसे थोड़ी लेते हो, ये थोड़ी लेते हो आप तो ये लेते हो ना परपेंडिकुलर वाला। लेकिन इस बार इसमें ये दिया है, देखो गिवन हमको ये है, गिवन हमको ये है, लेकिन हमको लेना है ये वाला। बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ध्यान देखना कि यहाँ पे अब जो हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकेंड हो जाएगा, आई इंटू ए डैश की वैल्यू क्या होगी? देखो अगर ये थीटा होगा, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। तो यहाँ पे ये अगर हमको ए दिया है, ये अगर हमको ए दिया है, ये एरिया कितना हो जाएगा हमारा? ए डैश कितना हो जाएगा? ए डैश की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ए कॉस थीटा। क्लियर है? ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए कॉस थीटा। तो आई ए कॉस थीटा अपॉन एस सी अपॉन लैम्बडा। पहली बात, ये बात क्लियर हो गई नहीं आपको? ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम जो एरिया लेते हैं ना वो इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर लेते हैं। समझ पड़ा? यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा हमको उसका एरिया का कंपोनेंट लेके चलना पड़ेगा। तो एन की वैल्यू क्लियर है। अब हम समझते हैं, देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है, ध्यान से देखना। अब इनिशियल मोमेंटम देखो हम क्या बात कर रहे हैं कि a इक्वल टू 1 है, मतलब लाइट ऑब्जॉर्व हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम है h अपॉन लैम्बडा। कैसे? इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन, इस तरह से है। क्लियर है? h अपॉन लैम्बडा इस डायरेक्शन में है। ओके, अब फाइनल मोमेंटम कितना है? क्योंकि लाइट पूरा ऑब्जॉर्व हो गया तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 0। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा h अपॉन लैम्बडा इस तरफ। क्लियर है? क्योंकि फाइनल 0 हो गया, चेंज इन मोमेंटम जैसे उसके इस अपोजिट इस तरह से आ जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना आपको? डेल्टा पी। अब देखो ये हमको क्लियर होगा चेंज इन मोमेंटम। अब हमको निकालना है एफ एवरेज। हमको क्या निकालना है? एफ एवरेज। ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, अब हमको निकालना है एफ एवरेज। एफ एवरेज क्या हो जाएगा? एन इंटू डेल्टा पी। एन इंटू डेल्टा पी। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है आई ए कॉस थीटा अपॉन एच सी बाई लैम्बडा। ठीक है, इंटू डेल्टा पी क्या है? एच अपॉन लैम्बडा। डेल्टा पी क्या है?
एच अपॉन लेमड़ा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच से एच कैंसिल, लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल, तो हमारा जो एफ एवरेज आया तो आई ए बाई सी इंटू कॉस थीटा, आई ए बाई सी आया कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखो और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमको प्रेशर एवरेज निकालना हो, अगर हमको प्रेशर एवरेज निकालना हो, वो क्या हो जाएगा, एफ एवरेज जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है अपॉन इसका एरिया। क्लियर है। मतलब इस बार हम जो एरिया लेंगे ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से देखना कि देखो हमारा क्या है, एफ एवरेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, एफ एवरेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, लेकिन लाइट यहाँ पे इस तरह से गिर रही है, लाइट यहाँ पे इस तरह से गिर रही है, तो यहाँ पे जो मोमेंटम भी ट्रांसफर हुआ होगा, कहाँ बनाओ उसको, देखो ध्यान से, मोमेंटम जो नीचे की तरफ ट्रांसफर हुआ होगा इस तरह से हुआ होगा ना, लाइट इस तरह से गिर रही है, ध्यान से देखो इस सरफेस थीटा एंगल पर, तो ये भी अपना थीटा एंगल है, ये अपना फोर्स है, ये अपना क्या है, फोर्स, लेकिन हमको परपेंडिकुलर लेना है, तो यहाँ पे एफ एवरेज जो कि परपेंडिकुलर सरफेस होगा एफ कॉस थीटा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कहीं अलग जगह पे लिखते हैं, ठीक है, इसको कहीं अलग जगह पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, प्रेशर एवरेज यहाँ पे लिखता हूँ। देखो पी एवरेज कितना हो जाएगा, एफ एवरेज जो कि परपेंडिकुलर सरफेस है अपॉन इसका एरिया, तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा अपॉन ए। एफ कॉस थीटा क्यों लिया, समझ पड़ा ना आपको, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है कुछ पर्टिकुलर एंगल पर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे अगर बना दूँ, देखो इसको आप साइड में इस तरह से नोट भी कर लो, यहाँ पे फोर्स जो है इस सरफेस से थीटा एंगल पर है। क्लियर है। तो हमको जो है एफ कॉस थीटा लेना पड़ेगा इसका कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या है, हमारे पास आई ए कॉस थीटा बाई सी। तो यहाँ पे प्रेशर एवरेज की क्या आ जाएगा आंसर, देखो आई ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो पहले कॉस थीटा था और भी कॉस थीटा आ गया, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, हाँ, अपॉन ए। ठीक है। प्रेशर एवरेज देखो आई बी अपॉन नीचे आया सी इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला आया आई बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, आई बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। देखो समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर फोर्स जो है ना इस तरह से एंगल पर है, ये हमारा फोर्स नीचे की तरफ नहीं है, फोर्स जो है ए पर्टिकुलर एंगल पर है, लेकिन हम क्या लेते हैं, एफ एवरेज परपेंडिकुलर सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेते हैं, तो एफ कॉस थीटा हमको उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आपको सारे याद नहीं रखना है, हम जो जनरल फॉर्मूला निकालेंगे उसको आप याद रख लेना, उसके ऊपर से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। ओके, अब देखो इसका नेक्स्ट केस करते हैं, व्हेन आर इक्वल टू 1 एंड ए इक्वल टू 0 हो, आर इक्वल टू 1 हो और है ए इक्वल टू 0, मतलब लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। अब लाइट अगर किसी एंगल पर आएगी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, लाइट क्या कर जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, लाइट क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे इसको फिर से लिखता हूँ मैं, ये सब जो कहानी आपको वो सब तो पता ही है आपको, ए डैश इक्वल टू ए कॉस थीटा होगा। ओके, इसको फिर से लिख देते हैं, देखो ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम कितना है, देखो ध्यान से, इनिशियल मोमेंटम है एच अपॉन लेमड़ा इस तरफ, फाइनल मोमेंटम कितना है, देखो लाइट कहाँ गया, इस तरफ गया, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एच अपॉन लेमड़ा इस तरफ। अच्छा, इस बार चेंजिंग मोमेंटम क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग मोमेंटम क्या होगा, ऐसे देखो ऐसे गिर रहा है, बाद में ऐसा गया, ऐसे गिर रहा है, मतलब लाइट ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इस तरफ आया, मतलब फाइनल मोमेंटम जो है इस तरफ आया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, डेल्टा पी। अब खुद सोचो, एक तरफ लाइट ऐसे आई, एक लाइट ऐसे गई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये एंगल अपना थीटा दिया है, ये एंगल अपना कितना दिया है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एच कॉस थीटा, इसका एच जो है, देखो यहाँ पे देखो, ये है अपना एच अपॉन लेमड़ा, ये है अपना एच अपॉन लेमड़ा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा अपना डेल्टा पी इक्वल टू 2h बाई लेमड़ा, ये थीटा हो जाएगा अपना, तो 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा। क्लियर है। और ये फोर्स कहाँ से आएगा, देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा इस तरह से, समझ रहे हो। इसका कंपोनेंट देखो ध्यान से, इसका ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका ये कंपोनेंट जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एच अपॉन लेमड़ा आएगा। ठीक है, तो इसका वो कंपोनेंट जो है कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है।
ठीक है, इसको आप यहाँ पे मान सकते हो इस तरह से। तो देखो ध्यान से h अपॉन लैम्बडा और h अपॉन लैम्बडा हमारा जो है देखो ऐसे आया, ऐसे गया, तो चेंज इन मोमेंटम देखो इस तरह से हम निकाला 2h बाई लैम्बडा कॉस थीटा, और जो कि आया इस सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर है, मतलब इस तरह से आया है, तो हमारा ये चेंज इन मोमेंटम आया है। ओके, ये चेंज इन मोमेंटम ध्यान रखना है आपको। तो चेंज इन मोमेंटम निकल गया, तो आगे हम क्या रह गया, एफ एवरेज रह गया है। तो एफ एवरेज क्या हो जाएगा, एन इंटू डेल्टा पी। एन की वैल्यू क्या है, आई ए कॉस थीटा अपॉन एस सी बाई लैम्बडा, ओके, इंटू ये क्या है 2h बाई लैम्बडा कॉस थीटा, 2h बाई लैम्बडा कॉस थीटा। मतलब इस बार जो एफ एवरेज आया है ना वो क्या है, ध्यान से देखोगे, एच कैंसिल, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, आई ए बाई सी 2ia बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2ia बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो याद रखना, पिछली बार हमारा जो फोर्स आया था ना उसके अंदर सिर्फ कॉस थीटा का टर्म था। पिछली बार हमारा जो फोर्स आया था उसके अंदर कॉस, और इस बार जो फोर्स होगा वो नीचे तरफ लगेगा। क्लियर है, नीचे की तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि देखो ये कंपोनेंट, ये देखो ध्यान से, हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है इस तरफ, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगेगा, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ना। समझ रहे हो, ऐसा ऐसे गया तो जो नेट फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट रह जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो नीचे तरफ आएगा। तो इस बार अगर हम ये निकालें, अब देखना ध्यान से, इस बार अगर एफ एवरेज निकाले परपेंडिकुलर सरफेस, तो इस बार हमको कॉस थीटा कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो फोर्स है, क्योंकि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम के अपोजिट सरफेस पे फोर्स लग रहा है वो नीचे तरफ लग रहा है। तो इस बार हमको कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है, इस बार डायरेक्टली जो फोर्स है उसको ए से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा अपना 2i बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2i बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमारा ये फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला दोनों में सेम आया है। देखो प्रेशर एवरेज का फॉर्मूला, तो जब r इक्वल टू ए इक्वल टू 1 था, r इक्वल टू 0 था, तभी भी यही आया था, और जब r इक्वल टू 1 है इक्वल टू 0 तभी भी यही आया है। लेकिन एवरेज फोर्स दोनों में अलग अलग आया है, दोनों एवरेज फोर्स निकालने का तरीका अलग है। पहली बार जो एवरेज फोर्स आया था वो पर्टिकुलर कुछ एंगल पर था, इस बार जो एवरेज फोर्स आया है ध्यान से देखो वो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग हमको जो है प्रेशर एवरेज निकालना है। ओके, तो हमारे पास ये हमारा फॉर्मूला आ गया 2i बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें, अब हम जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। ओके, इसको यहां से रफ कर दूं मैं, अब जनरल फॉर्मूला किस तरह से निकलेगा, ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहां पे क्या है कि r इक्वल टू आर दिया हो हमको, और जो हमारा a हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आर, मतलब एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट 1 माइनस आर है। तो एब्जॉर्प्टिव फोर्स क्या आ रहा था हमारा, देखो ध्यान से, फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटोन। तो जो हमारा एब्जॉर्प्टिव फोर्स आया था उसको जो है ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा फोर्स उसके अंदर आया क्या था, उसके अंदर हमारा फोर्स आया था आई ए बाई सी इंटू कॉस थीटा, आई ए बाई सी इंटू कॉस थीटा। यही तो आया था, कॉस का थीटा थोड़ी आया था उसके अंदर, कॉस थीटा आया था ना, उसके बाद हमने इसको कॉस थीटा कंपोनेंट किया था उसके अंदर। तो हमारे पास ये है इंटू आर कर दो, ये हमारा हो जाएगा फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब, सॉरी इंटू ए कर दो, और ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस आर, ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस आर, और फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन, फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना, जो कि हो जाएगी 2i बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू हो जाएगा आर। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाले का तो आर ही आता है। ओके, अच्छा अब हमको एफ नेट अगर फाइंड करना हमको, एफ नेट, तो इसका देखो ध्यान से, इसका जो हमारा डायरेक्शन आया था इस तरह से आया था, याद करो, और इसका डायरेक्शन आया इस तरह से, मतलब डायरेक्शन भी अलग अलग दोनों का। तो हमको तो वेक्टर सम करना होता है, वेक्टर सम करना होता है, f1 प्लस f2 का वेक्टर सम करना होता है। तो ध्यान से इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आएगा। तो ध्यान से कभी भी जनरली उन लोग जो है एफ एवरेज एफ नेट पूछते नहीं हैं, लेकिन अगर पूछें तो इस तरह से निकाल के इसका f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा करके एफ नेट निकाल सकते हो, लेकिन जनरली पूछते नहीं, तो उसकी हमको जरूरत नहीं है। हमको पूछते हैं कि एवरेज प्रेशर कितना है। ठीक है, तो एवरेज प्रेशर इसके अंदर हम निकालें, इसको यहाँ से रफ कर दूंगा। एवरेज प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर ड्यू टू कितना आया था उसके, प्रेशर ड्यू टू
एब्जॉर्ब फोटोन कितना आया था, वो तो सेम आया था I/c इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू यहाँ पे r इंटू यहाँ पे a कर दो जो कि वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस r। ओके, और प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटोन कितना आया था 2I/c इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू हो जाएगा r। तो प्रेशर का नेट आ जाएगा, जो प्रेशर की वैल्यू आएगी नेट। अब प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे I/c कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, ऐड करो 1 माइनस r प्लस 2r, है ना, 2 भी तो है, तो यहाँ से आ जाएगा I/c कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस r। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। देखो आपको ये फॉर्मूला पता हो ना, तो अभी तक हमने जितने 6 केस किए आप सब कुछ कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर हमको जो है ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं दिया हो तो थीटा वैल्यू 0 डाल दो, तो I/c इंटू 1 प्लस r, r की इक्वल टू 1 दिया हो, ऑब्लिक इंसिडेंस दिया हो, थीटा दिया हो, सब निकाल सकते हो। 6 केस इस फॉर्मूले से आ जाएंगे, ठीक है। 6 केस जितना हमने किया है प्रेशर एवरेज का, सारे इस फॉर्मूले से आ जाएंगे। ये फॉर्मूला एक याद रखो, I/c कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस r, ठीक है। देखो r इक्वल टू 1 रखो, r इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, और थीटा इक्वल टू 0 हो तो 2I/c आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 r इक्वल टू 1 हो तो I/c आ जाएगा। थीटा कुछ दिया हो तो उसके ऊपर से भी हम निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो। ओके, जनरली जो हमको एफ नेट पूछते नहीं, बाकी आप इसको इस तरह से करके निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का एंगल भी अलग अलग है, तो एंगल हमको ध्यान से देख के चलना पड़ेगा। ओके, चलो ये सब क्लियर है। अब देखो आज का हम लास्ट केस करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमको जो सरफेस दिया है ना वही कुछ एंगल पर हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सरफेस तो हॉरिजॉन्टल था, हम रे ऑफ लाइट कहीं परपेंडिकुलर गिरा रहे थे, कभी कुछ पर्टिकुलर एंगल पर गिरा रहे थे। लेकिन क्या हो कि सरफेस ही अगर हमको मतलब सिमेट्रिकल ना हो और जगह पे थीटा एंगल चेंज कर रहा हो, तो उस तरह की कहानी से किस तरह से डील करना है उसको हम देखते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मतलब कि सरफेस अगर कोई पर्टिकुलर एंगल पर हो तो किस तरह से डील करेंगे उसको। व्हेन सरफेस इज नॉट सिमेट्रिकल, ऐसे लिख दो। ठीक है, मतलब इस तरह से केस को डील करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ इस तरह से, और हमको इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि हमारे जो सन से रेज आती हैं, अर्थ तो ऐसा ही है ना, सन से जो रेज आती है कुछ इस तरह से आती हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे मान के चलता हूँ कि यहाँ पे रेज जो है इस तरह से आ रही हैं। ओके, इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूँ बिकॉज ये थोड़ा डेरिवेशन है। देखो डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ लेना। आप अगर ये डेरिवेशन समझ जाओगे ना तो आज का लेक्चर जो है पूरा सार्थक हो जाएगा आपका पढ़ने का। ठीक है, आज का लेक्चर आपको समझ दूंगा कि अच्छे समझ पड़ा है। ये डेरिवेशन जो है आपको अच्छे से समझना है, क्या मैं सिखा रहा हूँ इसके अंदर। क्लियर, यहाँ से इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही है। ओके, मान लेता हूँ इसकी इंटेंसिटी आई है, इसका ये लैम्बडा है। ठीक है, इसका जो रेडियस है स्पेरिकल सरफेस है, इसका रेडियस जो है आर है। अब ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे क्या है कि रे ऑफ लाइट इस तरह सरफेस पे गिर रही है। हर जगह कोई अगर हम सरफेस पे एंगल देखना चाहें तो हर जगह अलग अलग एंगल है, इसलिए मैंने नॉट सिमेट्रिकल लिखा है। ठीक है, स्फीयर तो सिमेट्रिकल ही होता है, लेकिन लाइट का कंसीडर देखो, यहाँ पे कुछ और एंगल बनेगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे देखो कुछ और एंगल बन रहा है सरफेस से, यहाँ पे सरफेस से कुछ और एंगल बनेगा, तो हर जगह एंगल अलग अलग है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाता है, ध्यान से देखना। हम यहाँ के मान के चल रहे हैं, देखो ध्यान से कि r इक्वल टू 0 है और a इक्वल टू यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि r इक्वल टू 1 है। ठीक है, मतलब सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। देखो इसी से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, इसलिए एक केस लेके चल रहा हूँ जिससे सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मतलब सरफेस क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। ओके, यहाँ पे इस तरह से लाइट गिर रही है। अब देखो क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा एंगल जाके एक डी थीटा विड्थ का हम रिंग काटेंगे। थीटा एंगल जाके एक डी थीटा विड्थ का हम रिंग काटेंगे। ठीक है, रिंग। इसको अगर आपको क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो इस तरह से कुछ है।
ठीक है। इसका जो रेडियस होगा बताओ, ये रिंग का रेडियस कितना है। देखो ध्यान से, ये अपना क्या है आर है, ये अपना क्या है आर है, ये अपना हो जाएगा आर कॉस थीटा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये क्या है अपना इस तरह से है, और हम इसका रेडियस जानना चाहते हैं। ये आर है, ये आर कॉस थीटा होगा, और ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा। मतलब यहाँ पे इसका जो रेडियस होगा ना रिंग का, देखो समझो, ये रिंग को निकाल के देखो कुछ इस तरह से, इसको क्रॉस सेक्शन देखो इस तरह से, आप इस तरह से दिखोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा ये। तो इसका जो रेडियस है क्या है आर साइन थीटा, और इसका जो विड्थ होता है क्या होता है बताओ, विड्थ क्या होता है आर इंटू डी थीटा। ठीक है, इतना विड्थ आर इंटू डी थीटा। ठीक है, इसका जो विड्थ होता है आर इंटू डी थीटा होता है। ओके, इतनी बात क्लियर है ना आपको भाई। अगर ये एंगल थीटा दिया हमको, तो ये इसका विड्थ, ये इसका रेडियस कितना होता है आर साइन थीटा, इसका विड्थ कितना होता है आर डी थीटा। अच्छा, इसका एरिया निकलना चाहे तो एरिया डी ए, स्मॉल एरिया लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा सरकमफरेंस। हम क्या लिखते हैं सरकमफरेंस इंटू, मतलब क्या होता है डिस्टेंस निकालते हैं ना, इसको इस तरह से खोल देते हैं हम इस तरह से। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है इसका पूरा, ये देखिए ये क्या हो जाता है 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा, और ये क्या है आर इंटू डी थीटा। क्लियर है, इसको हम पूरा खोल देंगे इस तरह से। देखो इसको पकड़ के पूरा खोल दोगे तो ये क्या पूरा सर्कमफरेंस आ जाएगा। तो सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर रेडियस तो आर साइन थीटा है, तो 2 पाई आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये विड्थ कितना है आर इंटू डी थीटा। तो मान लो रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा ना, तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा इसका डी ए 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है ना, इतनी बात तो क्लियर रहनी चाहिए पहले तो, कि हमने रेडियस क्या निकाला 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ओके, हमने कैसे किया, ये रूम को पूरा खोल लिया, ये हो जाएगा अपना पूरा सर्कमफरेंस, ये ना पूरा सर्कमफरेंस हो जाएगा ना ये अपना, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू विड्थ कितना हो जाएगा आर डी थीटा। अब इसको रेक्टेंगल मान के चलो तो एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। इस तरह से हम निकालते हैं, हमने पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इस तरह से निकाला जाता है। चलो ये तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, अब निकालेंगे कैसे हम पूरे का मतलब इंटेंस, मतलब पूरे का एवरेज प्रेशर। हर जगह एंगल अलग अलग है, तो हमने क्या किया, हमने थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा विड्थ का एक रिंग काट लिया। अब ये रिंग पे हम निकाल लेंगे प्रेशर, उसके बाद क्या करेंगे हम पूरे सरफेस के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये रिंग पर हम एवरेज प्रेशर और एवरेज फोर्स जो भी हम निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, मान लो एक लाइट यहाँ पे गिर रही है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट, तो लाइट मान लो किसी थीटा एंगल पर आया तो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्लियर है ना भाई। देखो ये थीटा एंगल है अपना, तो सरफेस से ये एंगल अपना थीटा है, तो इस तरह से लाइट आई अगर, तो इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी ना, क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। ओके, तो हमको जो है राइट रिफ्लेक्ट कर गया इस तरह से। हम जो छोटे से एलिमेंट रिंग में निकाल लेते हैं कितना एवरेज प्रेशर है, उसके बाद एवरेज प्रेशर एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम पूरे के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको। चलो अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू तो क्लियर ही होगी आपकी। एन की वैल्यू जो होगी, बिकॉज यहाँ पे थीटा एंगल पर, देखो लाइट थीटा एंगल पर गिन रही है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आई ए कॉस थीटा अपॉन एस सी बाई लैम्बडा। इसका तो क्लियर होना चाहिए, एन की वैल्यू में कोई डाउट नहीं है। ओके, अब हम क्या निकालना चाहते हैं, ये तो क्या है अपना टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है, मतलब पूरे सरफेस पे हम निकालना चाहते हैं डी ए एरिया पे कितना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इन डी ए एरिया। अब डी ए एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, ध्यान से देखना। एन की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू डी ए अपॉन एच सी बाई लेमडा, आई इंटू डी ए कॉस थीटा, मतलब एक ही जगह पे मैंने डी ए रख दिया। ओके, अब यहाँ पे डी ए की वैल्यू अगर पुट करें तो डी ए की वैल्यू क्या है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। देखो वैल्यू से मत घबराना, अभी इसका जो पूरा सॉल्यूशन आएगा इसको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, तो शॉर्ट ट्रिक से पूरा फॉर्मूला एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है। आपको सिर्फ देख लो एक बार, जिससे क्या डेरिवेशन आप देखोगे ना, तो आप कभी भी शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा उसके अंदर कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे इसको करते हैं, कैसे आया होगा, उसका आपको पूरा एक्चुअल डेरिवेशन दे रहा हूँ। बाकी मैं चाहूँ तो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक बता दूँ, 2 सेकंड का आंसर आ जाता है, लेकिन डेरिवेशन समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। ओके, एडवांस में कोई और तरीके का क्वेश्चन आ गया उसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो डी ए की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आई इंटू एच सी, नीचे है ही, डी ए की वैल्यू पुट करो, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, देखो लैम्बडा भी है आगे, लैम्बडा भी लिख देता हूँ मैं, है ना, तो इस तरह लिखता हूँ। देखो पहले लैम्बडा आई लैम्बडा बाई एस सी, ओके, आई लैम्बडा बाई एस सी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब डी ए की वैल्यू क्या है 2 पाई आर स्क्वायर
2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी थीटा। ओके, हमारे पास ये एन की वैल्यू आई। इतना तो क्लियर है। एन की वैल्यू कैसे आई, हमने सिंपली यहाँ पे डी ए की वैल्यू पुट कर दी बस। ये क्या है हमारा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इन डी ए एरिया, हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स इन डी ए एरिया निकाल लिया। अच्छा, मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो मोमेंटम इनिशियल कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम एच बाई लेमड़ा इस तरफ, देखो ध्यान से एच बाई लेमड़ा इस तरफ है, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम एच बाई लेमड़ा इस तरफ आया। फाइनल मोमेंटम कहाँ गया, इस तरफ। तो फाइनल जो मोमेंटम आ रहा है पी फाइनल, वो क्या आ रहा है, एच बाई लेमड़ा, जो कि आ रहा है कुछ इस तरफ। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, देखो ध्यान से, ऐसे आ रहा है ना, कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से कुछ बन रहा है। ठीक है, ये क्या है अपना एच बाई लेमड़ा, और ये क्या है अपना एच बाई लेमड़ा, और बीच में एंगल है हमारा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एच बाई लेमड़ा, ये हो जाएगा 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा। इस तरह से हमारा चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। क्लियर है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा, इससे कुछ पर्टिकुलर कम एंगल पर। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा एंगल है, ये थोड़ा ज़्यादा एंगल है, क्योंकि ये हमारा ये वाला रही है, और चेंज इन मोमेंटम आ रहा है इस तरफ, ये हमारा आ रहा है चेंज इन मोमेंटम, ये हमारा क्या आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम। इतनी बात आपको क्लियर है कि चेंज इन मोमेंटम किस तरह से आया है, 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा। ओके, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसको आप जो है लिख लेना बाद में। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये अपना चेंज इन मोमेंटम, ये अपना h बाई लेमड़ा, ये है अपना h बाई लेमड़ा, और इसकी वैल्यू क्या है 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा। ओके, बिकॉज जगह कम पड़ेगी इसलिए। चलो, हमने चेंज इन मोमेंटम में निकाल लिया। अब हमको निकालना है एवरेज फोर्स। हमने 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा निकाल लिया, एवरेज फोर्स निकालेंगे हम ऑन डी एरिया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डी एवरेज फोर्स ऑन डी एरिया। ठीक है, तो डी एफ कितना हो जाएगा हमारा, एफ डी एफ कितना हो जाएगा, एन इंटू डी एफ कितना हो जाएगा, एन इंटू चेंज इन मोमेंटम, तो एन इंटू डेल्टा पी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है ये रहा, आई लेमड़ा अपॉन एच सी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इंटू चेंज इन मोमेंटम कितना है 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूले से मत घबराओ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट करना है। और इसका जो एंगल आएगा अब निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ से लेमड़ा कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो क्या आ रहा है ध्यान से देखो, ये 4 आ रहा है ना, देखो आगे 4 आ रहा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और क्या आ रहा है ध्यान से देखोगे, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है बाई सी, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ रहा है बाई सी, ऊपर क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, कुछ गलती तो नहीं की हमने, 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा है। क्लियर है, देखो ध्यान से 2h। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स एवरेज आएगा वो हमने क्या लिखा है, इस तरह से 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा। अच्छा, एक बार हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, देखो यहाँ पे देखने से पहले आप देखो, इसको देखना कि यहाँ पे क्या आ रहा है, अपना एवरेज फोर्स किस तरफ आ रहा है। देखो चेंज इन मोमेंटम इस तरफ है, तो एवरेज फोर्स कहाँ पे आएगा, कहाँ पे लिखूँ इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको आपने नोट तो कर ही लिया होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपना देखो ध्यान से कि चेंज इन मोमेंटम इस तरफ है, तो अपना एवरेज फोर्स किस तरफ आ रहा है, एवरेज फोर्स इसके अपोजिट आ रहा है, ये रहा अपना एवरेज फोर्स। क्लियर है, और ध्यान से देखना नीचे भी इस तरह से कुछ होगा। ओके, नीचे भी एक रे ऑफ लाइट है इस तरह से, तो नीचे भी एक रे ऑफ लाइट है जिसका चेंज इन मोमेंटम इस तरफ होगा, तो उसका एवरेज फोर्स इस तरफ आएगा। ओके, इसका एवरेज फोर्स इस तरफ आ रहा है, क्योंकि इसका चेंज इन मोमेंटम इस तरफ है, जो कि है 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा, 2h बाई लेमड़ा कॉस थीटा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है ना कि इसका भी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। जो एवरेज फोर्स है ना, देखो एवरेज फोर्स का 2 कंपोनेंट ब्रेक करूँ, अगर एवरेज फोर्स का 2 कंपोनेंट ब्रेक करूँ, ध्यान से देखोगे, अगर 2 कंपोनेंट ब्रेक करूँ तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो क्या लिखा है कि वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसल आउट। इसलिए मैंने जानबूझ के पहले वो मिस्टेक करके लिखा है, जिससे आपको क्लियर हो कि एवरेज फोर्स पूरा नहीं होगा, इसका भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा, क्योंकि एरिया भी वहाँ पे सरफेस का एरिया भी टिल्टिंग है इस तरह से। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा। मतलब कि एफ एवरेज लिखेंगे कि एफ एवरेज का भी कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे जो एफ एवरेज होगा ना, एफ एवरेज
वो हो जाएगा एफ एवरेज एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? तो हमारे पास जो एफ एवरेज आ रहा है, देन एवरेज फोर्स ऑन इंटू, तो एन इंटू डेल्टा पी इंटू कॉस थीटा और आएगा एक्स्ट्रा, इंटू कॉस थीटा एक्स्ट्रा और आएगा। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान रखना कैसे कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि जो क्या बोलते हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और एफ एवरेज का भी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है। ओके, तो एन इंटू डी पी जो कि हो जाएगा एफ इंटू कॉस थीटा। ओके, समझ रहे हो ना, इस तरह से इंटू कॉस थीटा इसलिए आया है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो 4/r² कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा। कुछ रह तो नहीं गया, एच एच कैंसिल, 4 आ गया, πr², ठीक है, I/c, आई रह गया है ना, I/c रह गया, ठीक है, आई रह गया है, तो यहाँ पे आई भी लिख दो। चलो, तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज फोर्स आ गया। अब हम ये क्या है, हमारा डी एरिया पे आया है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी एरिया पे एवरेज फोर्स आया है तो अब हम क्या निकालेंगे, टोटल इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एफ एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो हमारा जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है, I/c 4/r², ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा टी थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होगी। तो ध्यान से देखोगे कि देखो प्रेशर गिर कहाँ पे रहा है, कौन से सरफेस पे गिर रहा है, देखो ये आधे सरफेस पे गिर रहा है ना, आधे सरफेस पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको एरिया लेना है, तो कैसे हम कंसीडर करेंगे, ये रिंग काटा है हमने, इसको अगर 0 से π/2 इंटीग्रेट कर दूँ तो ऊपर और नीचे दोनों एरिया कवर हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे रिंग काटा है तो ये और ये दोनों कवर हो गया, यहाँ पे रिंग काटूंगा ये और ये दोनों कवर हो जाएगा, यहाँ पे रिंग काटूंगा दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक जगह पे मैं एरिया ले रहा हूँ डी थीटा पे, तो ऊपर और नीचे दोनों कवर हो रहा है। मतलब इसको जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको, वो 0 से π/2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, 0 से पाई नहीं, 0 से पाई कर दोगे तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आधे में ही ले रहे हैं, देखो 0 से π/2 अगर लूँ ना तो ऊपर और नीचे का दोनों कवर हो जा रहे हैं। ओके, तो हमको 0 से π/2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे करूँ उसको इंटीग्रेट, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। देखो ध्यान से, अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इसको आप समझ लो, लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ इसका क्या होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे हम जो है ठीक है, कॉस थीटा को हम टी मानेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू टी, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी टी, ठीक है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा डी टी। कॉस थीटा को हमने टी माना है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट्स पुट कर देते हैं कि भाई अगर टी, देखो यहाँ पे 0 to π/2 है ना, तो t इक्वल टू 0 है, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 0 और थीटा इक्वल टू π/2 है, तो यहाँ cos π/2 कितना हो जाएगा, cos π/2 होता है 1, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि cos 0 होता है 1 और यहाँ पे हो जाएगा t इक्वल टू 0। तो हमने इसको t के टर्म में लिमिट्स कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे कि I/c 4/r², अब यहाँ पे आ रहा है 1 से लेके 0 तक और माइनस भी है ना, देखो माइनस भी आएगा क्योंकि हम यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा है तो इसको टी क्यूब रखेंगे इंटू डी टी और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, साइन थीटा डी टी जगह पे हम रख दिया डी टी और आगे माइनस भी आ गया। ओके, बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसको सॉल्व कर लोगे ध्यान से देखोगे तो हमारा आ जाएगा I/c 4/r², t⁴/4 होगा और लिमिट पुट करेंगे तो आप आंसर आ जाएगा 1/4, समझ ना, क्योंकि माइनस भी है, देखो ध्यान से माइनस आएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, इस तरह से आएगा ना कि 0 - 1/4। ओके, क्योंकि 1 हम लिमिट पुट करेंगे तो t⁴ की जगह पे t⁴/4, इस तरह समझना ना आप, क्या हो जाएगा t⁴/4 आएगा और लिमिट्स पुट करेंगे हम 0 से लेके 1 तक, तो क्या आ जाएगा फाइनली I/c इंटू 4/r² इंटू 1/4 आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, अपना आंसर क्या आ रहा है I/c इंटू πr², अपना आंसर क्या है I/c इंटू πr²। मतलब इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इससे इंटरप्रेट ये कर सकते हैं कि भाई किसी इस तरह से सरफेस पे गिरे ना तो यहाँ से जो लाइट आ रही है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, कि हमारे पास जो एफ एवरेज आ रहा है ना, देखो ध्यान से, वो I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया आ रहा है, इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। देखो यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, इसको अगर दीवार पे चिपका दूँ इस तरह से तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², हमारा आंसर आ जाएगा πr²। अच्छा, सबके लिए ट्रू है,
चाहे ए इक्वल टू 1 हो, चाहे आर इक्वल टू 1 हो, चाहे ए इक्वल टू ए हो, आर इक्वल टू आर हो, ये ऑलवेज वैलिड है, ठीक है, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है? प्रोजेक्टेड एरिया इसको चपका दो, जैसे कि अगर मान लो कि इस तरह से कुछ दिया हो अगर, ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, कुछ इस तरह से दिया हो, कोन दिया हो अगर, तो कोन का एरिया क्या दिख रहा है? इसको चपका दो अगर ट्राइंगल दिखेगा, तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। कोन का देखो, मान लो इसका हाइट अगर h हो, इसका बेस अगर r हो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हाफ इंटू h इंटू आर, तो यहाँ पे हाफ h इंटू आर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इसको अगर दीवार में चिपका दूं, मतलब प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, लाइट इस तरह गिर रही है तो किस तरह से हमको दिख रहा है उसका एरिया, ठीक है। लाइट का डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ऊपर से लाइट गिराओगे ऊपर से, तो आपको सर्कल दिखेगा। अगर आप सामने से लाइट गिराओगे तो आपको ट्राइंगल दिखेगा। ओके, तो लाइट किस तरह से गिरा रहे हैं उसको भी आपको देखना है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर डायरेक्टली ये फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक आ जाता है। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला बता देता तो आपके मन में ये डाउट हो जाता है कि भाई फॉर्मूला आया कैसे। अच्छा, हमने तो एक ही केस के लिए किया है, आर इक्वल टू 1 के लिए। अगर ए इक्वल टू 1 होता तब ये फॉर्मूला कैसे आता? आप बोलोगे 2i बाई सी आना चाहिए ना भाई, 2 वाला वो सब कहाँ गया? तो उसके बारे में समझ लेते हैं। ध्यान से देखो कि अगर ए इक्वल टू 1 होता, मतलब कि यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हो रहा होता, तब तो हमको कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान सुनो, क्या होता, लाइट यहाँ से लैम्बडा गिरता और पूरा का पूरा फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे आता, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इसको आप सॉल्व कर देना अगर, तो वापस आपका सेमली यही फॉर्मूला निकल के आता, सेम टू सेम यही फॉर्मूला आता है आपका। ओके, तो इस सारे के लिए वैलिड है, इस सारे के लिए वैलिड है। हमने एक केस के लिए किया है, लेकिन ये जो केस है इस सारे केस के लिए वैलिड है। सोचो आप इसको यहाँ पे 1, इसको आप खुद से ट्राई करो। अगर मतलब ए इक्वल टू 1 लेके देखो, तब तो कंपोनेंट ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, पूरा लाइट ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, तो फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं ब्रेक होगा, तो आपका सिंपली आपका यही फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा, और ये जो डेरिवेशन है ये समझ पड़ा होगा। नहीं समझ पड़ा तो एक बार फिर से देख लो, तो आपको जरूर समझ पड़ेगा। ओके, तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।